हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रयागराज पीसीएस। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम आपके साथ ये बात करने वाले हैं कि एसडीएम कैसे बने। एक आदमी जो एसडीएम की तैयारी करना चाहता है, एक स्टूडेंट जो अभी जस्ट ग्रेजुएट हुआ है या ग्रेजुएशन में है, उसने मन बनाया है कि वह आईएएस या फिर पीसीएस एग्ज़ाम के थ्रू एसडीएम बने, तो उसे कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले उसे पता होना चाहिए कि एसडीएम होता क्या है, क्या उसके कार्य होते हैं, एसडीएम बनने के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ता है, आप उन चीज़ों को किन किन एग्ज़ाम के थ्रू आपको जाना पड़ेगा, उन सब्जेक्ट को पढ़ के आप किन किन एग्ज़ाम को फेस करेंगे, कितने स्टेजेस में एग्ज़ाम होंगे, उसके बाद आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको किस पोस्ट पे काम करने को मिलेगा, आपकी ट्रेनिंग कहाँ पे होगी, इसके अलावा ट्रेनिंग के टाइम में कितनी सैलरी मिलती है, ट्रेनिंग के बाद परमानेंट सैलरी, उसके बाद पावर्स और इत्यादि क्या फंक्शन करने पड़ते हैं एक एसडीएम को। तो इस पूरे वीडियो में हमारा पर्पज़ है ये जानने का। तो चलिए पहले स्लाइड से हम शुरू करते हैं कि एसडीएम कौन होता है। ये वीडियो जो है बेसिकली उन नए बच्चों के पर्पज़ से बनाई गई है जिन्हें स्टार्टिंग से जानना है कि आखिर सिविल सर्विसेज होते क्या हैं। सरदार पटेल ने जिसे कहा था स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, वो आखिरकार ऐसा क्या है उसके अंदर जिससे स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया उसे सरदार पटेल जी ने कहा था। तो आइए उसी को हम समझेंगे स्टेट लेवल पे और ऑल इंडिया सर्विसेज के रूप में क्या इसका इंपॉर्टेंस है। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले कि एसडीएम होता कौन है। तो एसडीएम का फुल फॉर्म समझ लीजिए। इसका फुल फॉर्म बनता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जिसे हम एसडीएम के नाम से जानते हैं, जो पॉपुलर है एसडीएम नाम से। ये जो होता है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी, आप कह सकते हैं कि एक टॉप का अधिकारी होता है, क्लास ए का सर्वेंट होता है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंदर काम करता है। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, रेवेन्यू यानी कि राजस्व, इलेक्शंस जैसे मैटर्स को, डिजास्टर मैनेजमेंट इत्यादि की जिम्मेदारी इसके पास होती है। ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर भी होल्ड करता है। तो ये सभी महत्वपूर्ण फंक्शन ये करता है। अब बात करते हैं कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एसडीएम साहब को दिखाया गया है। ये हालांकि किन किन एग्ज़ाम से बनते हैं ये पूरा हम देखेंगे। तो आइए आगे चलते हैं। उसके बाद एसडीएम बनने के कितने तरीके हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आप एसडीएम दो तरीके से बन सकते हैं, ठीक है। कैसे? आपके पास दो एग्ज़ाम होते हैं, दो एग्ज़ाम के थ्रू आप एसडीएम बन पाएंगे। पहला एग्ज़ाम होता है यूपीएससी सिविल सर्विसेज का, जिसे आईएएस के एग्ज़ाम के नाम से जाना जाता है। अगर आप आईएएस की परीक्षा देते हैं, उसके तीनों चरणों को पास करते हैं, तो आपको ट्रेनिंग के बाद जो पहली पोस्टिंग मिलती है वो एसडीएम की मिलती है। तो आईएएस बनने के बाद आपकी पहली पोस्टिंग एज ए एसडीएम कराई जाती है। आईएएस हालांकि ऑल इंडिया सर्विसेज वाली जॉब होती है। वहीं पे जो दूसरा रास्ता होता है एसडीएम बनने का वो होता है स्टेट पीसीएस, जैसे कि यूपी वालों के लिए यूपी पीसीएस, बिहार वालों के लिए बीपीएससी के नाम से जाना जाता है, राजस्थान के लिए आरपीएससी, ऐसे ही हर स्टेट के अपने पीएससी होते हैं, यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन। पीसीएस से आप डायरेक्ट एसडीएम बनते हैं और आपको इसी स्टेट के अंदर एज ए एसडीएम पोस्टिंग मिलती है और ऊपर बताए गए सारे काम आपको करने होते हैं। तो पीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है वो स्टेट लेवल सर्विसेज एग्ज़ाम होता है। अब कितने चरण होते हैं, अगर चरणों की बात करें एग्ज़ाम्स में, तो देख सकते हैं कि सबसे पहले नोटिफिकेशन का पीरियड, मतलब फॉर्म आता है तब। उसके बाद आपको प्री देना हो तो जो लगभग जून या मई के आसपास, मई एंड या जून के फर्स्ट वीक में हो जाता है। मेंस का एग्ज़ाम होता है, उसके बाद इंटरव्यू फेज, और फाइनली नेक्स्ट ईयर के अप्रैल मई में आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिल जाता है। ये पूरा ट्रेंड है यूपीएससी का। डिफरेंट स्टेट एग्ज़ाम के टाइम पीरियड अलग अलग होते हैं, उनका समय अपना अलग अलग होता है, तो स्टेट के हिसाब से ये बदल सकता है। लेकिन ये आईएएस का जो जनरली एक टाइम पीरियड होता है वो ये रहता है। तो ये एक सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट्स का ये है इमेज, आप देख सकते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं कि कौन से एग्ज़ाम जो है देने होते हैं एसडीएम बनने के लिए। तो हमने देख लिया था कि दो एग्ज़ाम थे हमारे पास, यूपीएससी सीएससी और स्टेट का पीसीएस। तो इन एग्ज़ाम में कौन कौन से चरण होते हैं अब हम ये समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यूपीएससी सीएससी की बात करें तो ये 3 चरणों में होता है। सबसे पहले स्टेज को हम पीटी या प्रीलिम्स कहते हैं, जिसमें 2 पेपर आपको देने होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। एक ही दिन पेपर होता है, सुबह शाम। पेपर 1 में एमसीक्यू बेस्ड बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं और पेपर 2 में भी बहुविकल्पी आते हैं। पेपर 2 आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर मैथमेटिक्स, रीजनिंग, ठीक है, और कॉम्प्रीहेंशन,
इनके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक तरह से इसको सी सेट कहा जाता है। वहीं पे GS 1 के अंदर आपको 100 क्वेश्चन मिलते हैं, 200 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होता है और इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी इत्यादि से आते हैं, जिसको अभी हम डिटेल में आगे देखेंगे। तो 3 चरणों में ये परीक्षा होती है। प्रीलिम्स अगर आप पास करेंगे तो आपको बुलाया जाता है मेंस के एग्ज़ाम देने के लिए, और अगर आप मेंस क्वालिफाई होंगे तो आपको फाइनली इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। जनरली जो रूल फॉलो किया जाता है, प्रीलिम्स में जो फाइनल सीट है उसके 15 गुना लगभग बच्चों को पास कराया जाता है, और मेंस में उसका अप्रॉक्स 3 गुना पास कराया जाता है, और इंटरव्यू में फाइनली जितने सीट होती हैं उतने लोग को एग्ज़ाम में सेलेक्ट माना जाता है। स्टेट PCS भी इन्हीं 3 चरणों से होकर गुजरता है। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है, हालांकि इनके क्वेश्चन की संख्या बदलती है डिफरेंट स्टेट्स में। अगर जैसे यूपी की बात करें तो यहाँ पे 150 प्रश्न आते हैं, ऐसे बिहार के अंदर 150 प्रश्न आते हैं, राजस्थान के अंदर भी इतने ही प्रश्न होते हैं। मेंस में भी जो राज्य सरकारें होती हैं उनका मेंस का क्राइटेरिया भी अलग होता है। उनके अंतर्गत कहीं किसी स्टेट में ऐसे हिंदी, इसके अलावा GS के 4 पेपर और किसी किसी एग्ज़ाम में GS के 6 पेपर तक होते हैं, और बहुत सारे स्टेट्स ने ऑप्शनल सब्जेक्ट को रिमूव कर दिया है। तो इस तरह से आप स्टेट PCS में भी SDM बनने के लिए आपको प्रीलिम्स, मेंस का एग्ज़ाम, उसके बाद इंटरव्यू क्वालिफाई करना होगा, तब आप एक SDM बन पाएंगे। अगर पूरे सिलेबस की बात करें तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि UPSC प्रीलिम्स में 2 एग्ज़ाम आपने देखा कि GS 1 और GS 2 यानी CSAT का। मेंस के लिए आपको एस्से का पेपर, एक इंडियन लैंग्वेज का पेपर, एक इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर, उसके बाद जनरल स्टडीज़ के नाम पे आपको 4 GS के पेपर देने होते हैं। पहले GS में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी, GS 2 में पॉलिटी, ज्योग्राफी, माफ़ कीजिएगा, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशन GS 2 के अंदर आते हैं। GS 3 में आपको इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी के प्रश्न देखने को मिलते हैं। वहीं पे GS 4 में आपको इथिक्स एंड इंटीग्रिटी के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ऑप्शनल पेपर की बात करें तो ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं। आयोग के द्वारा बताए गए 24 सब्जेक्ट्स में आपको एक ऑप्शनल सेलेक्ट करना होता है और उसके 2 पेपर आपको देने होते हैं। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, आप कहाँ तक आपके पास डिग्री होनी चाहिए, क्या डिग्री होनी चाहिए जिससे कि आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकें या इस एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल माने जाएंगे। तो आप सिंपली स्नातक हों या जिसे आप ग्रेजुएशन कहते हैं, किसी भी स्ट्रीम से, भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से अगर आपके पास किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। एज की बात करें कि अगर IAS का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो एज क्राइटेरिया जनरल वालों के लिए मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जनरल कैंडिडेट्स का 21 से 32 वर्ष होती है। वहीं पे PCS, जैसे एग्जाम्पल यूपी ले लीजिए, तो आप 21 से 40 वर्ष तक PCS का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इस क्रम में अगर अटेम्प्ट्स की बात करें तो UPSC में जनरल को 6 अटेम्प्ट और स्टेट PCS में डिफरेंट स्टेट के अनुसार ये अटेम्प्ट डिसाइडेड है। अगर अब हम इसको ब्रीफ में देखें तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जनरल के लिए मैक्सिमम एज 32 साल और नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट 6 है। वहीं पे OBC के लिए मैक्सिमम एज आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 35 है और नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट जो हैं वो 9 है। वहीं पे मैक्सिमम एज 37 ईयर SC ST के लिए और कोई एज लिमिट नहीं है। वैसे ही आप डिसेबल्ड के लिए भी देख सकते हैं कि मैक्सिमम एज 42 ईयर्स है और लिमिट अटेम्प्ट्स नहीं हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये अटेम्प्ट के क्राइटेरिया है। अब सब्जेक्ट्स की बात करते हैं कि किस स्टेज पे आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप एग्ज़ाम के पहले स्टेज में बैठने जाते हैं यानी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। जैसे हिस्ट्री के अंदर भी 3 पार्ट आपको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत पढ़ना पड़ेगा, यानी एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न इंडिया। ज्योग्राफी में आपको इंडिया का ज्योग्राफी और वर्ल्ड की ज्योग्राफी यानी भारत की भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों पढ़ना पड़ेगा। पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर। उसके बाद पेपर 2 जिसमें मैथ और रीजनिंग आती है, इसे CSAT के नाम से जाना जाता है, ये आपको पढ़ना होगा। उसके बाद अगर डिटेल में अगर आप थोड़ा आइडिया लेना चाहें सिलेबस में स्पेसिफिक क्या पढ़ना होता है तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि GS पेपर 1 में करंट इवेंट्स, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट,
इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज और जनरल साइंस, ये GS 1 में आपको देखने को मिलेगा। GS 2 जिसे आप CSAT कह रहे हैं, वहाँ पे आपको कॉम्प्रीहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड बेसिक न्यूमेरेसी, डेटा इंटरप्रिटेशन और जनरल मेंटल एबिलिटी एटसेट्रा क्वेश्चंस इन टॉपिक से आपको देखने को मिलते हैं। आप चाहें तो इससे सिलेबस का भी डिटेल देख सकते हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट लेके रख भी सकते हैं। अब आगे चलते हैं कि मेंस में क्या क्या करना होता है या कुछ पेपर में क्या आता है। तो प्री के बाद हम मेंस की बात करते हैं। मेंस वाले स्टेज में एग्जाम है GS 1 का पेपर। ये सभी UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें चल रही हैं कि अगर आप UPSC के एग्ज़ाम दे के SDM बन रहे हैं, क्योंकि स्टेट का वेरी करता है तो उसे स्पेसिफिक आप स्टेट को लेके बात करेंगे तो ही बात कर पाएंगे। इस चैनल पे UP SDM के बारे में वीडियो ऑलरेडी उपलब्ध है, तो आप अगर UP SDM के बारे में जानना चाहते हैं तो आप वीडियो को वहाँ से देख के पूरा आइडिया ले सकते हैं और अपनी तैयारी को किस रास्ते पे लेके जाना है उसको इंश्योर कर सकते हैं। तो GS 1 के पेपर में अगर आप IAS तैयारी कर रहे हैं, उसका मेन से पहुँचे हैं, तो आपको हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी और इंडियन सोसाइटी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। GS 2 के अंदर आपको पॉलिटी, गवर्नेंस और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे यानी इंटरनेशनल रिलेशन देखने को मिलेगा। GS 3 के अंतर्गत आपको इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक और इंटरनल सिक्योरिटी के प्रश्न देखने को मिलते हैं। वहीं GS 4 में इथिक्स एंड इंटीग्रिटी के नाम से जाना जाता है, जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग माना जाता है। उसके बाद आपको एक एस्से का पेपर और एक ऑप्शनल का पेपर देना होता है। आंसर राइटिंग के अगर बात करें तो देख सकते हैं कि आप इन कॉपीज़ से काफ़ी कुछ सीख सकेंगे कि ऐसे ही आपको आंसर राइटिंग एवं अपनी कॉपी रिव्यू भी कराना होगा। तो आप अपनी आंसर राइटिंग करके कॉपी रिव्यू कराना चाहते हो तो हमारे चैनल के इस बेनिफिट का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। हम शुरू के 3 कॉपीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट चेक करते हैं। इसके अलावा एस्से में भी आपको ड्यू हेल्प दी जाती है, तो ऐसे आपको आंसर राइटिंग करनी होगी। उसके बाद बात करते हैं कि अगर आप सेलेक्ट हो गए हैं, फाइनली लिस्ट में आपका नाम आ गया है और आपको अब ट्रेनिंग के लिए जाना होगा, तो डिफरेंट इंस्टीट्यूट में इनकी ट्रेनिंग कहाँ कहाँ होती है। तो अगर आप IAS बनते हैं, UPSC में सेलेक्ट होते हैं, तो आपकी ट्रेनिंग लवासना, मसूरी जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, वहाँ पे ट्रेनिंग होती है। डिस्ट्रिक्ट फील्ड ट्रेनिंग जैसे भारत दर्शन इत्यादि भी इसके पार्ट माने जाते हैं। वहीं पे अगर आप PCS के थ्रू SDM बनते हैं तो स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव जो ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, जैसे UP की बात करें तो ATI लखनऊ, आपको यहाँ पे ट्रेनिंग करवाया जाता है, जिसे उपाम भी कहा जाता है शॉर्ट में हिंदी में अगर आप कहें तो। जैसे कि आप ये लवासना का ये दृश्य देख सकते हैं कि ये कितना सुंदर दृश्य, यहाँ पे स्टूडेंट्स या फिर जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनको ट्रेनिंग कराई जाती है। उसके बाद आप बात करते हैं सैलरी और ट्रेनिंग के समय क्या बेसिक पे है, तो 56,100 रुपये उनके ट्रेनिंग के समय मिलता है। DA एवं लिमिटेड अलाउंस भी ट्रेनिंग के समय उनको मिलते हैं। अप्रॉक्स नेट सैलरी जो उनकी बनती है वो 45,000 से 55,000 के बीच में कुछ बन जाती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये एक ट्रेनी की आसपास की सैलरी है। तो ये ऑफिसर्स जो हैं अपने ट्रेनिंग के दौरान इनको कुछ ना कुछ पेमेंट मिलती है। उसके बाद बात करें तो जो रेगुलर सैलरी इनकी क्या होती है, अगर ये एक बार पोस्टिंग इनको मिल जाती है उसके बाद, तो पे स्केल इनकी 56,100 से 1,77,500 के आसपास रहती है। ये स्टेट वाइज वेरी भी करती है, तो इसके ऊपर आप अगर आपको एक्स्ट्रा जिस स्टेट से हैं आप और आपको उस स्टेट की सैलरी का क्राइटेरिया पता है तो उसे आप बताते हुए कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट जो रेसिडेंस की बात करें तो ये भी इनको प्रोवाइड होता है। ऑफिशियल ड्राइवर, सिक्योरिटी स्टाफ एटसेट्रा SDM को मिल जाता है। SDM की ऑफिस बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक SDM का ऑफिस देखने में कुछ इस प्रकार से आपको लग सकता है। उसके बाद बात करते हैं कि SDM की पावर और ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं। तो सेक्शन 144 से धारा 144 कहते हैं आप, उसको लागू करता है ये। रेवेन्यू कोर्ट की देखरेख करता है, मतलब रेवेन्यू कोर्ट में डिसीजन देता है। लैंड डिस्प्यूट जैसे मैटर्स को सॉल्व करता है। डिजास्टर मैनेजमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसको। उसके बाद इलेक्शन की ड्यूटीज़, फिर लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना, ये उसके प्रमुख काम होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि धारा 144 लागू करना भी इसका प्रमुख एक काम है। उसके बाद कितनी छुट्टियाँ मिलती हैं इसको एक ऑफिसर के तहत या ऑफिसर के तौर पे, तो गेजेटेड हॉलीडेज़ को 15 से 18 दिनों की गेजेटेड हॉलीडेज़ मिलते हैं। रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज़ में 8 से 10 दिनों की छुट्टियाँ मिल जाती हैं। ये 8 से 12 दिन के कैजुअल लीव पे भी जा सकते हैं। उसके बाद जो अर्नड लीव मिलती है इनको, पेड लीव जो होती है वो 30 दिन की मिलती है एक साल के अंदर। हालांकि इमरजेंसी में इनकी छुट्टियाँ घटाई भी जा सकती हैं, तो कैलेंडर के हिसाब से इनको छुट्टियाँ अलॉट होती हैं।
जितने गैजेटेड हॉलीडेज़ और इत्यादि को छुट्टियां तो मिलती ही हैं, उसके अलावा भी जो छुट्टियां गवर्नमेंट डिसाइड करती है उसके हिसाब से भी इनको छुट्टियां मिल जाती हैं। अब बात करते हैं कि प्रिपरेशन में कितना समय लगता है इस एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं लगभग। तो फाउंडेशन अगर आप करना चाहते हैं बेसिक लेवल से तो आपको 6 से 8 महीने फाउंडेशन प्रिपरेशन में लगता है। बेसिक प्रिपरेशन 6 से 8 महीने में आप कंप्लीट कर सकते हैं बेसिक को। उसके बाद प्रीलिम्स प्लस मेंस वाला कंबाइंड फेज़ की अगर आप बात करें तो ये लगभग आपको 1 से 1.5 साल का समय लग जाएगा इसके प्रिपरेशन में। और टोटल टाइम इस हिसाब से हम देखें तो 1.5 से 2.5 ईयर लगाने के बाद आप एग्ज़ाम में पूरी तरीके से बैठने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आप अच्छा खासा कंपटीशन शो कर सकते हैं और अपना सक्सेस इंश्योर कर पाएंगे। तो ये पूरा टाइमलाइन है। इफेक्टिव डेली स्टडी रूटीन आप देख सकते हैं कि आप ये डे कैसे स्टेट करें, डिवाइड कैसे करें घंटों को, और कैसे करंट अफेयर, ऑप्शनल सब्जेक्ट, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, इन सब चीज़ों को अपने डेली आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर पाएँ। तो ये सब चीज़ें भी आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेके इसे फॉलो कर सकते हैं। तो फाइनली एसडीएम जो होता है उसकी पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पेक्ट की जॉब है। तो इसमें कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होती है। राइट स्ट्रेटजी से ही सिलेक्शन यहाँ पे पॉसिबल होता है। तो हमने यहाँ पे रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एसडीएम देख लिया है, ये महत्वपूर्ण कुछ काम थे, और कैसे कोई एक एसडीएम बन सकता है ये भी हमने देखा। तो यहाँ पे डिटेल डिस्कशन हमने किया। अगर आपको इसमें से जो बातें अच्छी लगी या फिर आपको जिस चीज़ से भी कंसर्न हो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उस चीज़ का आपको हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर डायरेक्ट जवाब नहीं हो पाया तो नेक्स्ट वीडियो में आपको पर्टिकुलर आपके कमेंट को वहाँ पे दिखा के आपका आंसर दिया जाएगा। सो ऐसी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा। डिफरेंट जॉब या फिर जिस जॉब के बारे में आप जानना चाहते हैं, क्या काम होता है, क्या सैलरी इत्यादि, कैसे प्रिपरेशन करें, उसकी इन्फॉर्मेशन आप कमेंट कर दीजिएगा। आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी और आपको एक इंटरेक्टिव वीडियो भी इसके ऊपर मिल जाएगा। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।